हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल यूट्यूब स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2019 में आने वाले कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है दार्शनिक प्रणाली, दूसरा है बाइनरी प्रणाली, तीसरा है तृतीयक प्रणाली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इन प्रणालियों को समझ लेते हैं। दार्शनिक प्रणाली क्या होता है? दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत 0 से 9 तक के डिजिट आते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक के डिजिट आते हैं दार्शनिक प्रणाली में। कितने हो गए टोटल डिजिट? 10 हो गए। बाइनरी प्रणाली में सिर्फ 0 और 1 दो ही डिजिट आते हैं। ठीक है। तृतीयक प्रणाली में क्या होता है? 3 डिजिट आते हैं, 0, 1 और 2। तो ये हो गए हमारे प्रणालियों के बारे में। अब देखते हैं दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली में हम लोग काम करते हैं, ठीक है, यानी ह्यूमन जिसमें वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। हम लोग दार्शनिक प्रणाली में चीज़ों को समझते हैं। कंप्यूटर जो है बाइनरी प्रणाली में चीज़ों को समझता है, यानी हम लोग कुछ भी एंट्री करें वो हमेशा बाइनरी प्रणाली में उसको चेंज करेगा और उसको प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट क्या देंगे? अगर इनपुट 5 लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या चेंज करेगा? 101। ठीक है, ये कन्वर्जन है, डेसिमल नंबर है ये हमारा 5, यानी कि दार्शनिक प्रणाली में हम लोग 5 लिखे हैं, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी प्रणाली में और वो हो जाएगा 101। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बाइनरी प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश के सिलसिले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश के सिलसिले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? कोई एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, बिट क्या है? कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की शून्य इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो बिट हम लोग फिर से यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बिट का फुल फॉर्म देखते हैं। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, अभी हमने पढ़ा था। अब बाइनरी डिजिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट में 0 और 1 ही आते हैं। 0 एक बाइनरी डिजिट है और 1 एक बाइनरी डिजिट है। तो ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो बिट क्या है? हमारी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आपने बाइट कीवर्ड देखा होगा। बाइट कंप्यूटर की मेमोरी की मानक इकाई है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी की मानक या स्टैंडर्ड इकाई है। ठीक है, तो बाइट कंप्यूटर मेमोरी की मानक इकाई है। और बिट क्या है? बिट है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, बिट और बाइट क्या होता है। यहाँ पे और भी आप डिटेल में देखना चाहें तो 8 बिट जो होता है हमारे 1 बाइट के बराबर होता है, जो कि एक वर्ड जो होता है हमारा मिनिमम 1 बाइट का होना चाहिए, यानी 8 बिट का होना चाहिए। इससे ऊपर भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 8 बिट का होना ही चाहिए। चौथा प्रश्न है हमारा, एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर कितने बिट का प्रयोग करता है? यहाँ हमने अभी देखा था मिनिमम कितने बिट का प्रयोग करता है? 8 बिट का। तो हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं 2 बिट, 4 बिट, 6 बिट और 8 बिट। तो मिनिमम 8 बिट का यूज करता है, तो इन तीनों का सवाल ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? अभी हमने पढ़ा था मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? बाइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कितने बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं? इसको भी हमने अभी देख लिया है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और हमेशा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है इसको, इसलिए इस एमसीक्यू में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटरों के कैरेक्टरों को दर्शाने वाला सबसे आम कोड क्या है? इसका आंसर है हमारा ASCII। इसको हम लोग ASCII भी बोलते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा एक डेवलप्ड कोड है जो कंप्यूटरों के कैरेक्टर को दर्शाने के लिए यूज किया गया था। पहले क्या होता था कि एक उपयोगकर्ता यानी कि एक कंप्यूटर वाला कुछ कोड बना दिया, वो सेंड कर दिया, तो दूसरे को वो समझ में नहीं आता था। तो इसलिए इस कोड को डेवलप किया गया अमेरिका के द्वारा, ताकि एक दूसरे के मैसेज को लोग समझ सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग करंट पे जो भी हम लोग कैरेक्टर कोड जो भी लिखते हैं वो ASCII कोड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ASCII किसका संक्षिप्त रूप है? तो अभी हमने देखा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? पहला है ऑप्शन प्रोग्राम का कार्यान्वयन, दूसरा है छपाई करना, तीसरा है गेम खेलना, चौथा है जोड़ना घटाना। तो जोड़ना घटाना इसका मौलिक काम नहीं है, गेम खेलना भी नहीं है, छपाई करना भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम का कार्यान्वयन। ठीक है, जो भी हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं वो कंप्यूटर करता है, ये उसका मौलिक काम है। ठीक है, ना कि गेम खेलना, जोड़ना घटाना और छपाई करना। 1 मेगाबाइट क्या है? तो यहाँ पे देखिए 1024 किलोबाइट गुणित 1024 किलोबाइट, 1025 किलोबाइट इंटू 1025 किलोबाइट और 1000 किलोबाइट इंटू 1000 किलोबाइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1024 किलोबाइट इंटू 1024 किलोबाइट। आपको जितने भी मेमोरी के यूनिट मिलेंगे सब 1024 के फॉर्म में ही रहते हैं। आपको ये याद रखना है 1024 ना कि 1000। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे यूनिट से, बिट 0 या 1 को बोलते हैं। 1 बाइट क्या होता है? 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 किलोबाइट, 1 KB। ठीक है, 1 KB क्या होता है? 1024 बाइट। यहाँ से 1024 का कार्यक्रम चालू। इसके बाद 1 MB होता है 1024 KB। 1 GB क्या? 1 GB होता है 1024 MB। इसके बाद 1 TB ये होता है 1024 GB। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, MPEG किस तरह के फाइलों का एक्सटेंशन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। MPEG वीडियो फाइलों का एक्सटेंशन है। अब इसका हम लोग MPEG के यहाँ पे क्या देख लेते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? पहला वायरस, दूसरा ट्रोजन हॉर्स, तीसरा वॉर्म। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, उनको लगता होगा ये तीनों वायरस ही हैं करके। तीनों कंप्यूटर को खराब करते ही हैं। ठीक है, लेकिन वायरस क्या होता है इसको पहले देखते हैं। ये क्या करता है? वायरस फाइलों को, कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को क्या करता है? करप्ट करता है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी डेटा सेव करके रखे हैं, उसको जब उसमें वायरस आ जाता है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो खुलेगा नहीं या तो कुछ गलत कोडिंग दिखाएगा। सेकंड देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स बहुत ही खतरनाक मेलवेयर है। ठीक है, तीनों मेलवेयर के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्स सबसे खतरनाक है क्योंकि ये अपनी पहचान छुपा के आता है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में कब ट्रोजन हॉर्स घुस गया है। ये मोस्टली इंटरनेट वेबसाइटों से आता है। उसमें बहुत सारे लिंक, जैसे ही आप देखते होंगे कुछ वेबसाइट को खोलते हैं तो बहुत सारे लिंक आपको उसमें दिखते हैं। कुछ आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वहाँ पे बहुत सारे लिंक होते रहते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारे लिंक होते रहते हैं और बोलते हैं डाउनलोड नाउ या फिर क्लिक हियर टू विन 50,000, क्लिक हियर टू विन स्मार्टफोन। इस टाइप के जो लिंक रहते हैं उनके माध्यम से ट्रोजन हॉर्स हमारे सिस्टम में घुस जाता है। ठीक है, और अपनी पहचान को छुपा देता है और ये क्या करता है? फाइल को करप्ट करता है और सिस्टम को स्लो कर देता है। सिस्टम को स्लो करने के साथ साथ बाकी जो वायरस और वॉर्म जो होते हैं उनके लिए भी अपना रास्ता खोल देता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म वायरस की तरह ही होता है ये भी। ठीक है, लेकिन ये आपको अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ये अपने आप को
मल्टीप्लाई करता है, यानी एक वॉर्म आ गया आपके सिस्टम में एक, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे आपके पेन ड्राइव में देखे होंगे, कोई फोल्डर बनता है तो वो उसको डिलीट कर देंगे, फिर भी वो फिर बन जाता है, वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के हुए मतलब फैलते रहता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ठीक, तो ये हो गया वार्म। तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो तेज सीपीयू बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मल्टीमीडिया में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसको चलाने के लिए हमारे पास फास्ट सीपीयू होना चाहिए। छोटी स्टोरेज डिवाइस, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तीसरा है बड़ी मेन स्टोरेज, तो ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम को सेव करने के लिए, ठीक है, अगर आप मल्टीमीडिया से कोई मूवी एडिट कर रहे हैं या फिर बड़ा प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए बड़े स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा ग्राफिक टर्मिनल, ये तो मल्टीमीडिया के लिए मस्ट है। ठीक है, तो हमारा बच्चा छोटी स्टोरेज डिवाइस, तो इसका हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो पहले आप जान लीजिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। आप जानते हैं इनके बारे में। वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल जो परमानेंट नहीं होता है, जिसको आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो वो मेमोरी से हट जाएगा या वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थिर। ठीक है, अस्थिर बोल सकते हैं या टेम्परेरी। लेकिन वोलाटाइल क्या, नॉन वोलाटाइल क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है परमानेंट। परमानेंट होता है, स्थिर मेमोरी होता है, जिसको आप एक बार सेव कर दिए कंप्यूटर में, उसके बाद वो डिलीट तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक यूजर नहीं चाहेगा तब तक वो डिलीट नहीं होता है। कई कंडीशन में तो आप भी चाहेंगे तो भी डिलीट नहीं होता है, जैसे सीडी रोम। ठीक है, सीडी में आपकी कोई मूवी है, उसको आप भी चाहेंगे तो भी वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क, इसमें आप चाहेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन वोलाटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इनपुट एक्सेप्ट करना। इनपुट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कंप्यूटर आगे काम कैसे करेगा? तो ये आधारभूत कार्य है। दूसरा है टेक्स्ट कॉपी करना, तो इसको ये आधारभूत कार्य नहीं है। बिना टेक्स्ट कॉपी किए भी हम लोग बहुत सारे काम को कर सकते हैं। तीसरा है डेटा प्रोसेस करना, तो ये भी आधारभूत काम है। ठीक है, और चौथा है डेटा को स्टोर करना। हमने अपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में पढ़ा था 4 मुख्य काम कंप्यूटर के। ठीक है, ये याद रखिए, ये आधारभूत काम है कंप्यूटर के। पहला इनपुट एक्सेप्ट करना, दूसरा उसको प्रोसेस करना, तीसरा उसको स्टोर करना और चौथा आउटपुट देना। ये 4 आधारभूत काम है कंप्यूटर के, ये आधारभूत काम नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करना। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं? तो यहाँ पे समझिए आप लाइन प्रिंटर क्या होता है। हम लोग अपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में लाइन प्रिंटर या कोई भी प्रिंटर हो, प्रिंटर का एक चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग डिटेल्स समझेंगे। यहाँ सिर्फ आप लाइन प्रिंटर के बारे में देखिए। लाइन प्रिंटर क्या होता है? जो एक लाइन को एक बार में प्रिंट करता है, उसको हम लोग लाइन प्रिंटर बोलते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजी प्लेस रहता है जहाँ पे बहुत जल्दी प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम लोग लाइन प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो उसमें एक लाइन एक बार में प्रिंट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर, इसके लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रम प्रिंटर, चेन एंड बैंड प्रिंटर। प्रिंटर का एक और ग्रुप होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इसको भी हम लोग अपने प्रिंटर वाले थ्योरेटिकल पोर्शन में देखेंगे। अभी आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला लाइनेक्स, दूसरा विंडोज, तीसरा ओपन सोलारिस, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। लाइनेक्स को तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज को तो सभी यूज़ करते ही हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तीसरा है ओपन सोलारिस, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। लाइनेक्स जो है, लाइनस टोरवल्ड एक आदमी था, उन्होंने इसको डेवलप किया था।
और विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, सबको पता ही है। ओपन सोलारिस सन माइक्रो सिस्टम का है, जो कि आजकल बंद हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 कॉलन A4 इंगित करता है। इसमें देखिए ऑप्शन केवल सेल A3, सेल A2 से सेल A4 तक, केवल सेल A2 और सेल A4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा सेल A2 से सेल A4 तक। एक्सेल में यही मीनिंग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है। पहला ऑप्शन है स्टैटिक आईपी, दूसरा है डायनेमिक आईपी, तीसरा है यूनिक आईपी, चौथा है कॉमन नेम एंड नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए आईपी क्या होता है। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसके बाद ये जान लीजिए आईपी एड्रेस होता क्या है। तो जितने भी डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें इंटरनेट चलता है, उन सब में एक एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। जिससे आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है, राउटर को जैसे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो राउटर को ये पता चलता है कि कहाँ इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे मोबाइल या कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिसमें इंटरनेट चलता है, उसकी एक एड्रेस है। इसी से आईपी एड्रेस से ही बहुत सारे मतलब चीज़ों को पकड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो हमारा अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है। तो हमारा स्टैटिक आईपी हर रोज नहीं बदलता है। डायनेमिक आईपी टेम्परेरी होता है, ये नेटवर्क द्वारा असाइन किया जाता है, ठीक है, जो अलग अलग नेटवर्क में जुड़ने से ये चेंज हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा स्टैटिक आईपी। 20वां क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं संपन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जहां भी गणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रक्रियाएं संपन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। यहाँ पे लॉजिक यूनिट दिया है, हमारा आंसर लॉजिक यूनिट होगा। तो ये तो हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम लोग इसी तरह के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।